चांदी की इन बढ़ी हुई कीमतों में कि इससे किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। यानी कि 28 लाख किलो से ज्यादा चांदी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे। डॉलर कमजोर होने से इन्वेस्टर्स भी डॉलर या शेयर्स में निवेश की बजाय ज्यादा चांदी खरीदने लगते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेमंत मित्तल और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम आवाज इंडिया। और आज हम बात करेंगे चांदी की इन बढ़ी हुई कीमतों में कि इससे किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान, और क्यों और कैसे ये कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। क्या ये इतनी ही तेजी से गिरेंगी भी? तो आइए हम आज की स्पेशल रिपोर्ट में चांदी की इन बढ़ी हुई कीमतों पर करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले, क्या चांदी की कीमतों में पहले भी कभी इतनी तेजी आई है? तो जानिए। 1980 में और 2011 में भी चांदी की ग्लोबल कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की गई थी। 1980 में हंट ब्रदर्स ने दुनिया की 1/3 चांदी खरीदी और 700% तक कीमतें बढ़ी। 1970 के दशक में डॉलर कमजोर हो रहा था तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, जिससे अमेरिकी डॉलर का सोने के प्राइस से सीधा जुड़ाव खत्म हो गया। महंगाई, ईरान क्रांति और सोवियत अफगान युद्ध के चलते निवेशक चांदी की ओर मुड़े। इसी दौरान दो अमेरिकी अरबपति भाई नेल्सन और विलियम हंट ने चांदी खरीदनी शुरू की। उन्होंने 100 मिलियन औंस यानी कि 28 लाख किलो से ज्यादा चांदी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, जो दुनिया की कुल सप्लाई का 1/3 था। उन्हें यकीन था कि सिल्वर की वैल्यू आसमान छू लेगी और वैसा ही हुआ। 1970 के दशक की शुरुआत में जब हंट ब्रदर्स ने उधार लेकर सिल्वर खरीदनी शुरू की तो कीमत $2 लाख प्रति औंस थी। 1980 तक ये $6 तक पहुंच गई। दिसंबर 1989 में सिल्वर की कीमत $25,000 प्रति औंस और 1980 में $50 प्रति औंस पहुंच गई, यानी कि एक साल में चांदी की कुल 713% की बढ़ोतरी दर्ज की। हंट ब्रदर्स का प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन कमोडिटी एक्सचेंज या इंक यानी कॉमेक्स के दखल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिल्वर के पीक से एक हफ्ता पहले 7 जनवरी 1980 को कॉमेक्स सिल्वर रूल 7 लेकर आई। इसमें मार्जिन पर कमोडिटी खरीदने पर पाबंदियां लगा दी गईं और सिल्वर थर्सडे के नाम से मशहूर तारीख यानी 27 मार्च 1980 को हंट ब्रदर्स मार्जिन कॉल मिस कर गए, यानी जो पैसा उन्होंने देना था वो नहीं दे पाए। ऐसे में ब्रोकर ने सिल्वर बेचना शुरू कर दी और एक ही दिन में इसकी कीमत 50% से ज्यादा गिर गई और इसके बाद कीमतें 90% तक गिरती गईं और $4.90 तक पहुंच गया। और इस क्रैश के बाद हंट ब्रदर्स ने के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और 1986 में कंपनी और 1988 में दोनों भाई दिवालिया हो गए और हंट ब्रदर्स को पेरू सरकार की मिनरल मार्केटिंग कंपनी को $130 मिलियन की पेमेंट का ऑर्डर दिया गया, क्योंकि क्रैश से कंपनी को नुकसान हुआ था और दोनों भाइयों पर $10 मिलियन का फाइन और ट्रेडिंग करने से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। और 2011 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद महंगी हुई चांदी के दाम 5 गुना तक बढ़े और 2008 की वैश्विक आर्थिक संकट के चलते अमेरिका के फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि QE प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत डॉलर की छपाई बढ़ाई गई और इससे पेपर करेंसी की कीमत घटी और चांदी की कीमत भी करीब $10 प्रति औंस तक गिर गई थी। इससे पहले तक ये औसत $15 के आसपास थी और निवेशक चांदी को सेफ एसेट की तरह देखने लगे। फिजिकल बुलियन बॉर्स में चांदी के सिक्कों की खरीदारी में 19% की बढ़ोतरी हुई और इसके अलावा चीन और भारत जैसे बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल्स और ऑटोमोटिव सेक्टर में भी चांदी की मांग करीब 55% तक बढ़ी। जनवरी 2011 आते आते चांदी की कीमत करीब $30 प्रति औंस पहुंची और भारत में करीब 30,000 रुपये प्रति किलो के आसपास की कीमत हुई और अप्रैल 2011 तक चांदी की कीमत $48.7 प्रति औंस पहुंची और ये 1980 के बाद के 31 साल का ऑल टाइम हाई प्राइस था। मई 2011 से CME और एशिया के स्टॉक एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ाया और डॉलर दोबारा से मजबूत होने लगा और निवेशक चांदी से
कैश और डॉलर की तरफ शिफ्ट होने लगे और अप्रैल 2011 के बाद चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी घट गई, जिसके चलते चांदी की कीमतें तेजी से एक बार फिर से गिरने लगीं और 2011 के आखिर तक चांदी 28.18 डॉलर प्रति औंस तक गिरी और 2015 तक कीमतें 14 डॉलर के आसपास रहीं। और इसके अलावा कोविड के दौरान लॉकडाउन के इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन भी बाधित हुई और लेकिन चांदी की डिमांड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा रिटेल इन्वेस्टर्स ने चांदी की खरीदारी बढ़ाई। इसके चलते कीमतों में 1.5 गुना तक उछाल आया और 2020 की शुरुआत में चांदी की कीमत 18 डॉलर प्रति औंस थी, जो फरवरी 2021 में 140% उछाल के साथ 30 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंची। हालांकि 2021 के आखिर तक इसकी कीमत 23 डॉलर के आसपास स्थिर हो गई थी। अब बात करते हैं 2025 में चांदी की कीमतें कितनी बढ़ी थी। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA के मुताबिक 1 जनवरी 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो भारत में ऑल टाइम हाई थी। और इसके एक महीने बाद 3 फरवरी को चांदी 7516 रुपए बढ़कर 93,533 रुपए से ज्यादा हो गया और 2025 के आखिर तक चांदी 170% तक बढ़ चुकी थी। और अब इसके आगे चांदी अपने अब तक के ऑल टाइम हाई पर कैसे पहुंची, तो इसका जवाब है कि 6 जनवरी को वैश्विक बाजार में चांदी की कीमत बढ़कर 78 डॉलर प्रति औंस पर पहुंची और 1 औंस में 28.35 ग्राम होते हैं, जबकि भारत में ये अब तक के ऑल टाइम हाई यानी 2.44 लाख प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। और इन्वेस्टमेंट फर्म केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया और इन्वेस्टमेंट फर्म या वेल्थ रिसर्च के एडवाइजरी डायरेक्टर अनुज गुप्ता के मुताबिक इसकी 5 बड़ी वजह हैं, जिनमें से सबसे पहली दुनिया में कई जंग होने से लोग सोना चांदी खरीदने लगे और मौजूदा समय में दुनिया के करीब 30 देशों में जंग या संघर्ष जैसी स्थिति बनी हुई है। इजराइल और लेबनान और रूस यूक्रेन जंग के बाद इजराइल ईरान जंग हुई और इससे चांदी की कीमतों में तेजी आई। दरअसल चांदी सोने की तरह सुरक्षित निवेश मानी जाती है। राजनीतिक तनाव की स्थिति में इन्वेस्टर सोने और चांदी में ज्यादा निवेश करने लगते हैं, इसीलिए चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। और इसके पीछे की वजह ये दुनिया जो अभी युद्ध में धकेली जा रही है उसकी ये भी एक बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी से भी चांदी महंगी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और यूरोपियन देशों पर 30 से 50% टैरिफ लगाया। मैक्सिको दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और 2024 में मैक्सिको दुनिया की करीब 23% चांदी का उत्पादन किया करता था। टैरिफ बढ़ने से मैक्सिको से चांदी की सप्लाई में रुकावट का खतरा बढ़ा, जिस वजह से चांदी की कीमतें भी बढ़ती चली गई। और अब तीसरा बड़ा कारण, बीते साल चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी और चांदी का इस्तेमाल गहनों और इन्वेस्टमेंट के अलावा इंडस्ट्रीज में भी होता है। इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ता है तो चांदी की मांग भी बढ़ जाती है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के डाटा के मुताबिक 2023 और 2025 में चांदी की डिमांड 20% तक बढ़ी। चांदी की सबसे ज्यादा इस्तेमाल सोलर पैनल बनने में होता है। दुनिया भर में सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, EV गाड़ियां और दवाइयों में भी चांदी का यूज होता है। और चौथी बड़ी वजह, अमेरिकी सेंट्रल बैंक के रेट कट से चांदी में निवेश बढ़ा। किसी भी देश की महंगाई बढ़ने पर यहाँ की बैंकें अपनी ब्याज दरें कम कर देती हैं, यानी बैंकों में पैसा जमा करने पर रिटर्न कम मिलता है और ऐसे में लोग चांदी और सोने का रुख करते हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व बैंक ने 2025 में ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की, जिससे चांदी की मांग बढ़ी क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इसे कम रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट यानी कि बॉन्ड से बेहतर माना। ब्याज दर में कटौती से उद्योगों को सस्ते कर्ज भी मिलते हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ता है और चांदी की मांग भी बढ़ जाती है। और 5वीं सबसे बड़ी वजह, डॉलर कमजोर होने से चांदी महंगी हुई। जब किसी भी वजह से डॉलर की कीमत कम होती है तो चांदी खरीदनी सस्ती हो जाती है, और ख़ास तौर पर उन देशों में जहां डॉलर में पेमेंट होता है। डॉलर कमजोर होने से इन्वेस्टर्स भी डॉलर या
शेयर्स में निवेश की बजाय ज़्यादा चांदी खरीदने लगते हैं, जिससे चांदी की कीमत बढ़ने लगती है। 2025 में डॉलर इंडेक्स के करीब 10% गिरकर 98.4 के आसपास आ गया। इससे चांदी की कीमत वैश्विक बाजार में 82.670 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई और भारत की यह 2.34 लाख रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर गई, यानी कि 2,34,000 लाख प्रति किलोग्राम को पार कर गई। और अब क्या 2026 में भी चांदी के प्राइस में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है? क्या चांदी फिर से औंधे मुंह गिर सकती है? क्या इसके इन्वेस्टर्स को एक बार फिर से बड़ा झटका नुकसान के रूप में लग सकता है? तो इसका जवाब है कि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2027 तक चांदी की कीमत करीब 60% तक गिर सकती है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। प्रॉफिट बुकिंग से चांदी की कीमतों में आएगी गिरावट और इन्वेस्टर्स को डर है कि चांदी की बढ़ी हुई कीमत ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। इससे ट्रेड की भाषा में अनस्टेबल रैली कहते हैं। इसीलिए 2026 के शुरू होते ही इन्वेस्टर्स अपना चांदी का स्टॉक शेयर बेचकर मुनाफा निकाल रहे हैं। इसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में 29 दिसंबर के बाद से बीते 5 दिनों में चांदी का दाम करीब 13.7% गिरकर 71.300 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया और भारतीय मार्केट में चांदी की कीमत 29 दिसंबर को 2,35,000 रुपये से गिरकर 1 जनवरी को 5,000 रुपये गिरकर 2.29 लाख प्रति किलोग्राम हो गई। और हालांकि 2 जनवरी से रेट फिर बढ़े हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग जारी रहा तो चांदी की कीमत 65 औंस प्रति डॉलर तक गिर सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2027 मार्च तक ये कीमत 35 से 40 डॉलर तक गिर सकती है। और दूसरी बड़ा सवाल, इंडस्ट्री में चांदी की बजाय दूसरे मेटल की तरफ रुख। अगर कच्चे माल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो फैक्ट्रियां उसे छोड़कर कोई सस्ता विकल्प ढूंढने लगती हैं। चांदी की बढ़ती कीमतों के चलते इंडस्ट्रीज ने चांदी के विकल्प की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और हाल ही में इजराइल, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और चीन की सोलर इंडस्ट्री और सॉलिड स्टेट बैटरी के सस्ता होने के चलते चांदी की जगह तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे चांदी की मांग घटेगी और कीमत कम भी हो सकती है। और गोल्ड सिल्वर रेशो में चांदी की डिमांड पर फर्क देखते हैं क्या है। गोल्ड और सिल्वर रेशो यानी सोने और चांदी की कीमतों का अनुपात। आसान भाषा में इसे समझें तो 1 औंस सोना खरीदने के लिए जितने औंस चांदी की जरूरत होगी वहीं उस समय का गोल्ड सिल्वर रेशियो होगा। यह रेशियो आमतौर पर 80 तक रहता है, 80% तक रहता है। अगर चांदी की कीमतें बढ़ती हैं तो रेशियो बहुत कम हो जाता है और 2025 में ये 35 से 40% तक आ गया था, यानी चांदी इतनी महंगी हो चुकी थी और ऐसे में चांदी ओवर वैल्यूड कही जाती है। गोल्ड सिल्वर रेशियो कम होने पर इन्वेस्टर ये देखते हैं कि चांदी सोने के मुकाबले महंगी हो रही है और फिर वे चांदी बेचकर सोने की खरीदारी करने लगते हैं। इससे चांदी की कीमतें गिरने लगती हैं और अभी सोने की कीमत भी बढ़ रही है, इसलिए रेशो 57 के आसपास है। और अगर सोने की कीमत में ठहराव आया तो चांदी की बिक्री बढ़ने से इसकी कीमत तेजी से घटने लगेगी। मार्जिन बढ़ाने से इसका प्राइस क्रैश भी हो सकता है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME ने चांदी खरीदने पर मार्जिन 13 से 30% तक बढ़ा दिया है। दरअसल चांदी की खरीदारी फ्यूचर मार्केट में भी होती है, जहां ट्रेडर्स को चांदी खरीदने पर पूरी कीमत का 10 से 20% जमा करना पड़ता है, जिससे मार्जिन कहते हैं। जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो एक्सचेंज ट्रेडर्स के भाग जाने के डर से मार्जिन बढ़ा देते हैं। ऐसा ही हंट ब्रदर्स की भारी खरीदारी के वक्त मामला खुलने के बाद सामने आया था। इससे छोटे निवेशकों को मजबूरी में अपनी चांदी बेचनी पड़ी, जिससे चांदी की डिमांड कम और सप्लाई बढ़ गई और इससे प्राइस क्रैश हो गया और हो भी जाता है। 1980 और 2011 में चांदी के प्राइस क्रैश के पीछे मार्जिन बढ़ाना सबसे बड़ी वजह थी और चांदी के दाम घटने से। अब आखिरी सवाल कि चांदी के दाम घटने से या बढ़ने से किसे फायदा हो रहा है और किसे हो रहा है नुकसान, तो आइए ढूंढते हैं इसका जवाब।
चांदी के प्राइस घटने से ज्वेलर इंडस्ट्री और नए इन्वेस्टर्स को फायदा होता है और दुनिया की चांदी का 59% इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। कीमत कम होने से सोलर बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगी, कंपनियां ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगी और मार्जिन बढ़ेगा। बाजार में ज्वेलरी, चांदी के बर्तन और सिक्कों की मांग बढ़ेगी। विशेषकर त्योहारों के सीजन में चांदी के खरीदार ज़्यादा मिलते हैं, जिससे ज्वेलर सस्ता स्टॉक भर सकेंगे और उनको फायदा होगा। भारत में 2025 में सिल्वर ETF में इंडस्ट्रियल और रिटेल दोनों की तरह निवेशकों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है और चांदी के दाम गिरने से नए इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा। इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए निवेश कर पाएंगे और जिससे कीमतों में स्थिरता आएगी। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी खरीदने वाले देशों में से एक है। विश्व चांदी सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक विश्व में कुल चांदी की मांग में से 25% तक सिर्फ और सिर्फ भारत में से थी और भारत अपनी कुल चांदी की 85 से 90% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यानी कि भारत विदेशों से चांदी मंगवाता है और चांदी की कीमतें घटने से देश को उतनी ही मात्रा खरीदने में कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जिससे इससे ट्रेड डेफिसिट कम होगा और चांदी के दाम घटने से पुराने निवेशक और फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों को घाटा हो सकता है और चांदी की कीमत गिरने से फिजिकल चांदी, सिक्के या बार की वैल्यू घटेगी और ऐसे में इन निवेशकों ने ऊंचे दाम पर चांदी खरीदी है, उन्हें भी कीमत गिरने पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। इससे निवेश पर मिलने वाला रिटर्न कम होगा। जो ट्रेडर्स और पर इंटरनेशनल मार्केट में चांदी पर बाय पोजीशन लेते हैं, उनके लिए गिरावट खतरनाक हो सकती है। ऐसे में मार्जिन कॉल का खतरा बढ़ता है और कई इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान होता है। तो ये थी चांदी की पूरी कैलकुलेशन जो 1970 से लेकर 2026 तक हमने आपको बताई और इसके पीछे हमारा मकसद एक एजुकेशनल और एक स्पष्टता थी जो हम आपको बताना चाहते थे। इसे किसी भी तरह की सलाह मत समझिए कि हम आपको चांदी खरीदने या बेचने के लिए कह रहे हैं और अपना खरीदना और बेच आप अपने तरीके से अपने सुझाव या एक्सपर्ट्स की राय के साथ ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।